हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आप लोग मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि DEET+B के एग्ज़ाम्स में जो टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फर्दर वीडियोज़ में हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक दिन हम ये भी बात करेंगे कि इन क्वेश्चंस को हमें तैयार कहाँ से करना है, प्रेपरेशन कहाँ से करें टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस की। तो DEET+B चाहे TGT हो या PGT हो, लगभग 10 सवाल आते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी से। स्पेशली अगर हम TGT की बात कर रहे हैं तो ये जो मैं आज क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ ये TGT नेचुरल साइंस में आए हुए हैं। तो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए TGT या PGT के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस का जो सिलेबस है वो तो सेम ही होता है और सेम ही तरीके के सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। सबसे नीचे वाला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसेप्शन थ्रू बर्थ टू मैच्योरेशन। यानी कि जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का वो कंटिन्यूअस होता है। जब से बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है और जब तक मैच्योर होता है तब तक कंटिन्यूअस होता है डेवलपमेंट का प्रोसेस। दूसरा है गर्ल्स जो होती हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में। तीसरा है जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन होता है वो सिफेलोकॉर्डल हो सकता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल भी हो सकता है। और चौथा है प्री नेटल यानी बर्थ से पहले, और पोस्ट नेटल मतलब बर्थ के बाद जो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक जर्नल सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यानी जो ट्रू नहीं है। तो अभी तो हमें पढ़ने में सारे ट्रू लगेंगे, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें थोड़ी सी गलती है। हमने हमेशा पढ़ा है अपने बीएड में भी और जब हमने सीटेट की प्रिपरेशन की तब भी पढ़ा कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है। तो इस बात को देखकर हम इस स्टेटमेंट को सही कर देंगे, बट यहाँ पे पूरी चीज़ सही नहीं लिखी हुई। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है फ्रॉम बर्थ, बिफोर बर्थ यानी फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। यहाँ पे मैच्योरेशन तक बोला है तो नहीं, टिल डेथ तक कंटिन्यूस रहता है। हम हमेशा डेवलप करते रहते हैं। नेक्स्ट और जितने भी चीज़ें हैं वो तो सही हैं, बट ये फर्स्ट वाला गलत है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सोर्स एंड फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इनमें से कौन एक वजह हो सकता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या फैमिली एंड पेरेंट्स। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए जैसे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड भी दिया हुआ है, ओनली फर्स्ट, नीदर वन नॉर टू, ओनली टू। तो देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और फैमिली और पेरेंट्स दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं, एक सोर्स हो सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बना देते हैं जो किसी एक जेंडर को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, जैसे विमेन को फेवर करते हैं, तो उससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। पेरेंट्स और फैमिली बेटे को ज़्यादा फेवर करेंगे तो उससे हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फैमिली एंड पेरेंट्स दोनों ही सोर्स हो सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, इसलिए फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस को क्या बोला जाता है, एविडेंस, नेचुरल लॉ, थ्योरी या फैक्ट। तो देखिए इसका आंसर है थ्योरी। जब कोई भी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, हाइपोथेसिस मतलब हमने किसी प्रोसेस में कि वो प्रोसेस कैसे हो सकते हैं कुछ एक अंदाज़ा लगाया, अगर वो अंदाज़ा साइंटिफिकली ठीक निकला तो वो थ्योरी बन जाती है कि हाँ भाई ये थ्योरी दी थी साइंटिस्ट ने। फैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि फैक्ट वो होता है जो सच होता है ना। जैसे कि सन जो है वो ईस्ट से उगता है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये फैक्ट है। नेचुरल लॉ मतलब नेचर में जो लॉ है वो नेचुरल लॉ होगा, और एविडेंस मतलब सबूत, तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, इसका आंसर है थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और ये जो स्टेटमेंट्स है मल्टी ग्रेड टीचिंग के बारे में है। पहला है कि मल्टी ग्रेड टीचिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट में, और मल्टीग्रेड टीचिंग जो होती है इट इज़ सीन इन डेवलप्ड एज वेल एज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। मल्टीग्रेड टीचिंग इज अ सिचुएशन वेयर मल्टीपल टीचर्स टीचेस सेवरल क्लासेस एट अ टाइम। मल्टीपल ग्रेड टीचिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे टीचर बहुत सारे क्लासेस को पढ़ाते हैं एक टाइम पे। और नेक्स्ट है मल्टी लेवल टीचिंग इज रिलेटेड विद मोनोग्रेड सिचुएशन, और मल्टीग्रेड टीचिंग का मतलब होता है मोनोग्रेड सिचुएशन। तो हमें इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मल्टी लेवल या मल्टीग्रेड टीचिंग का मतलब क्या है। मल्टीग्रेड टीचिंग का मतलब होता है कि जब एक टीचर एक से ज़्यादा क्लासेस को पढ़ाता है, एक से ज़्यादा क्लासेस मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 9th को भी पढ़ाए, 10th को भी पढ़ाए, 11th 12th को भी पढ़ाए, इसको मल्टीग्रेड टीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीग्रेड टीचिंग का मतलब है कि जब एक ही टीचर एक ही टाइम पे
बहुत सारे ग्रेड्स को पढ़ाए, मल्टीपल ग्रेड्स को, उसको मल्टी ग्रेड टीचिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट है कि मल्टी ग्रेड टीचिंग में मल्टीपल टीचर्स होते हैं, तो ये बात गलत है। वहाँ पे एक ही टीचर होता है, ग्रेड्स मल्टीपल होते हैं, इसलिए यहाँ पे थर्ड वाला जो है वो सही है। और ये जो मल्टी ग्रेड टीचिंग है ये सभी स्कूल्स में होती है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये तब होती है जब ग्रेड्स ज़्यादा होते हैं, क्लासेस ज़्यादा होती हैं और टीचर कम होते हैं। नेक्स्ट है 95th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें से कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट का फीचर नहीं है? ठीक है, सबसे पहला है कैन बी फ्लेक्सिबल एंड एज़ पर दी नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। फ्लेक्सिबल होता है और बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होता है। ग्रेड्स ज़्यादा वेटेज कैरी नहीं करते। आउटकम ओरिएंटेड होता है। फ्रिक्वेंटली एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ये होता है। तो देखिए दो तरीके के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि जब टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो वो बच्चे से सवाल पूछता है, तो उसको ये पता चल जाता है कि बच्चों को ये टॉपिक कितना समझ में आया, या पुराना उस बच्चे ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, जो कल टॉपिक पढ़ाया था या जो परसों टॉपिक पढ़ाया था, है ना। तो लगातार इस तरीके से जो टीचर सवाल पूछते रहते हैं, या क्लास में सरप्राइज कोई क्विज ले लिया या कुछ इस तरीके का, जिसमें कि ग्रेड्स मैटर नहीं करेंगे कि नंबर कितना है, सिर्फ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए वो चीज़ की जा रही है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पे थर्ड वाला गलत है, क्योंकि हमारे से नॉट अ फीचर, सॉरी थर्ड वाला सही है, क्योंकि हमारे से नॉट अ फीचर पूछा है। जो फीचर ना हो तो आउटकम ओरिएंटेड नहीं है, ये इसका फीचर नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में 2011 के सेंसस यानी जनसंख्या का जो गणना हुई थी उसके हिसाब से 2011 में जो हुई थी, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। तो हमारी जो कंट्री है उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 943, 940, 925 या 932। तो 943 यानी 943 गर्ल्स हैं ओवर 1000 बॉयज़। अगर 1000 लड़के हैं तो उनके ऊपर 943 गर्ल्स हैं। ये हमारी कंट्री का 2011 का सेक्स रेशो है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑल इंडिया सेमिनार ऑन टीचिंग साइंस इन सेकेंडरी स्कूल हेल्ड एट शिमला हिल्स। शिमला हिल्स में जो सबसे पहला मतलब कि ऑल इंडिया सेमिनार हुआ था ऑन टीचिंग साइंस इन सेकेंडरी स्कूल, वो कौन से सन में हुआ था? डिफरेंट ऑप्शन है, 1956, 1950, 1961 या 1953। तो इसका आंसर है 1956। नेक्स्ट है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इन हिज बुक स्ट्रक्चर ऑफ राइम्स डिफाइंस प्रैगिज्म शिफ्ट एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है कि ये किसने दिया था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, कार्ल पॉपर, एमिर लेकोट्स, थॉमस कोहन या फिर रिचर्ड रॉटरी। तो इसका आंसर है थर्ड, थॉमस कोहन, उन्हीं की बुक है ये। विच टीचिंग मेथड इज सॉक्रेट्स एन एक्सपोनेंट ऑफ, मतलब सॉक्रेट्स जो थे उन्होंने कौन सा टीचिंग मेथड दिया था? क्वेश्चन आंसर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड या लेक्चर मेथड? तो उन्होंने दिया था क्वेश्चन आंसर मेथड। उन्होंने इसको सबसे पहले यूज़ किया था। क्वेश्चन आंसर मेथड में बच्चों से बीच बीच में सवाल पूछे जाते हैं ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को समझा जा सके, कितना टॉपिक समझ में आया, और बच्चों को जो टॉपिक है वो रिवाइज भी हो जाए। तो क्वेश्चन आंसर मेथड, और आपके टीचर्स या यूज़ करते होंगे इस मेथड को, या अगर आप एक टीचर हैं तो आप भी इस मेथड को यूज़ करते होंगे। काफ़ी इफेक्टिव मेथड है ये, और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट भी है। नेक्स्ट आता है, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच इज़ बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग। इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच किसको सिखाने के लिए सबसे अच्छी टीचिंग मेथड है? साइंस, ग्रामर, मैथमेटिक्स, कौन सा, या फिर तीनों? तो इसका आंसर है इसका आंसर है 1, 2, 3, यानी तीनों को ही सिखाने के लिए ठीक है। ठीक है, तो हमें इसमें करेक्ट कोड ढूंढना है, तो थर्ड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अब बात आती है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड क्या है। देखो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ करेंगे या कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, फिर उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कोई मतलब क्या बनाएंगे, कुछ थोड़ा सा जनरलाइजेशन बनाएंगे, फिर उसको थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एसिड और बेसिस के बारे में सीखना है तो पहले हम एसिड और बेसिस की एक्टिविटी करें, फिर उससे हम कुछ जनरलाइजेशन निकालें कि ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो पेपर को रेड कर देते हैं, फिर जो लिटमस पेपर होता है वो एसिड होते हैं, जो ग्रीन कर देते हैं वो बेस होते हैं। इस तरीके से जनरलाइज करके फिर उसकी थ्योरी बना ले तो इसको तो बोलेंगे इंडक्टिव। फिर एक होता है डिडक्टिव। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या वो थ्योरी सही है या नहीं है। तो इस तरीके से मतलब कि ये जो मेथड होता है, तो इसमें साइंस, ग्रामर, मैथमेटिक्स तीनों को हम इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है वो आता है हमारा 91। एसेंस ऑफ इंक्लूजन लाइज इन। इंक्लूजन का जो एसेंस है वो कहाँ लाई करता है? एम्ब्रेस डाइवर्सिटी, अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनरोलिंग ऑल स्टूडेंट्स या एसेसिबिलिटी रिसोर्स। ठीक है, तो इंक्लूजन, अगर हम किसी को अपने अंदर अपने साथ इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करें। मतलब कि हम समझें कि डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको अपने साथ ऐड करें, तभी जाके हम कह सकते हैं कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन है ना। Just come with a prior knowledge and experience and continue to read as long as the text confirms their expectation. Which of the reading model does this defines? मतलब जो रीडर्स होते हैं उनके पास अपनी पहली एक नॉलेज होती है, जो कोई भी बुक रीड कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो उस टेक्स्ट को धीरे धीरे रीड करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि वो उनका जो वो टेक्स्ट है वो उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी साइंस में किसी टॉपिक के बारे में ऑलरेडी आपको कुछ जानकारी है, तो जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आप उस एक्सपेक्टेशन के साथ पढ़ेंगे ना कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर कुछ चीज़ें आपकी सच निकलेंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी गलत निकले, फिर आप उस बुक को पढ़कर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे अपनी। तो इस अप्रोच को क्या कहते हैं रीडिंग की? टॉप डाउन, इंटरेक्टिव, बॉटम अप या फिर लेटरल? तो इसको बोलते हैं टॉप डाउन। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीजनल बायस कैन बी मिटिगेटेड इन स्कूल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर। अगर आपके क्लासरूम में कोई रीजनल बायस है, मतलब पर्टिकुलर रीजन से आने वाले स्टूडेंट को बुली किया जाता है, उसको कमज़ोर माना जाता है इस तरीके से, तो आप उसको कैसे हटाएंगे अपने क्लासरूम से? इंग्लिश में फोनेटिक्स को यानी साउंड्स वगैरह की चीज़ों को ऐड करके, साइंस में एक्सपेरिमेंट करके, मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग करके, या पर्पसिव टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, या हिस्ट्री की पर्पसिव टीचिंग करके। तो पर्पसिव टीचिंग ऑफ हिस्ट्री से ही हेल्प मिलेगी, मतलब उनको हिस्ट्री के बारे में बताया जाए कि कौन कौन कहाँ कहाँ से आया है और हम सब लोग एक ही हैं, और सब चीज़ें ऐसे बताई जाएंगी, तो ये जेंडर जो बायस है ये ख़त्म होगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन ओनोमेटोपोइक वर्ड। ओनोमेटोपोइक वर्ड का क्या एग्जाम्पल है? जो ओनोमेटापोइक वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग नहीं होता कुछ, बस उनको एज अ साउंड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब देखो इसमें एग्जाम्पल है क्वैक क्वैक, सिंग सॉन्ग, रीड राइट, टेल टेल। तो इसमें क्वैक क्वैक ऐसा वर्ड है जो कि डक के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब वो साउंड प्रोड्यूस करता है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्वैक क्वैक इसका आंसर होगा। अदरवाइज सिंग सॉन्ग, रीड राइट, टेल टेल इन सब का मतलब है। Then the process in which new and different ways of understanding and thinking emerge at different times is called, जहाँ पे कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे नए और अलग अलग तरीके निकलते हैं किसी चीज़ को समझने के या सोचने के अलग अलग टाइम पर, उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस लर्निंग, अनएक्सपेक्टेड लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग, एक्सपेक्टेड लर्निंग। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट डिसकंटिन्यूस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन लर्निंग। इनमें से कौन लर्निंग को डिफाइन नहीं करता? लर्निंग कैन बी डिफाइन एज चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, चेंज दैट इज़ नॉट मेजरेबल, चेंज फॉर बेटर और वर्स, चेंज अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। बताइए अब क्या नहीं डिफाइन करता? तो बिहेवियर में चेंज तो होता है लर्निंग, ठीक है, बेटर और वर्स भी हो सकता है चेंज, और क्या हो सकता है? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू आती है लर्निंग, ये भी बात ठीक है। तो ये गलत है कि मेजरेबल नहीं है ये चेंज, मेजरेबल है। अगर आपने पढ़ाई की, आपने कुछ समझा है, कुछ पढ़ा है, तो वो मेजर किया जा सकता है आपकी नॉलेज के बेसिस पर कि आपने कितना पढ़ा है। तो सेकंड गलत है, चेंज दैट इज़ नॉट मेजरेबल, और हमारे से गलत ही पूछा गया था, है ना। तो सही ऑप्शन कौन सा है? सेकंड वाला, चेंज दैट इज़ नॉट मेजरेबल। स्टेटमेंट ये गलत है, बट आंसर यही है क्योंकि यही पूछा गया था जो डिफाइन ना कर सकता, इसलिए सेकेंड। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन गिवन टू स्टूडेंट्स विद और विदाउट स्पेशल नीड्स इज कॉल्ड, ठीक है। जब हम स्पेशल अटेंशन देते हैं किन्हीं बच्चों को, चाहे उनको स्पेशल नीड की ज़रूरत हो या ना हो, उसको कौन सा एजुकेशन कहते हैं? इंटीग्रेटेड, जनरल, रेमेडियल, स्पेशल। रेमेडियल एजुकेशन, जैसे कुछ आपकी क्लास में कमज़ोर बच्चे होते हैं, किसी भी कारण से उनके नंबर कम आ रहे होते हैं, तो आप उनकी रेमेडियल क्लासेस लेते हैं ना, तो इसलिए आंसर होगा थर्ड। आइडेंटिफाई द सिंबल दैट इज़ यूनिक टू द मैथमेटिक्स लैंग्वेज। ऐसा कौन सा सिंबल है विच इज़ यूनिक टू मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज से यूनिक है वो। परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, एंड, या फिर तो फर्स्ट परसेंटेज जो है वो मैथ्स में यूनिक है। नेक्स्ट है एक सिग्निफिकेंट और यूनिक एस्पेक्ट है आर्ट इवोल्यूशन की, इज़ टू सिस्टमेटिकली असेस दी चाइल्ड्स, मतलब आर्ट एजुकेशन में बच्चे का क्या असेस किया जाता है, ठीक है।
नॉलेज ऑफ कंटेंट, थॉट एंड एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मेमोरी ऑफ इवेंट्स, तो थॉट एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है एनर्जी इन नेचुरल सिस्टम इज ट्रांसफर्ड बाय चूज द बेस्ट ऑप्शन। नेचुरल सिस्टम में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? एयर के थ्रू, साउंड के थ्रू, लाइट के थ्रू या हीट के थ्रू? एयर के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखे आज, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ऐसी वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। ओके।